आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है भारत में लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के लिए एक साथ इलेक्शन करवाने की तजवीज़, जिसका मकसद है एक खास टाइम फ्रेम में डिफरेंट लेवल पर होने वाले इलेक्शन को पूरे मुल्क में करवाना। लेकिन इसके लिए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और चेंजेस की ज़रूरत होगी। तो कितना प्रैक्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट और क्या है इसके फ़ायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग में प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के प्रोफेसर हिमांशु रॉय जी। तो आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। सबसे पहले प्रोफेसर हिमांशु रॉय जी, आपसे समझना चाहेंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? बेसिकली पहले 47 से लेके 52 तक जो 5 साल का ये पीरियड था, तो फर्स्ट इलेक्शन 52 में हुए थे। 52 से लेके 67 तक लगातार इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट असेंबली के भी और पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के। 72 में अगला इलेक्शन होना था, लेकिन 72 के बजाय व्हेन मिसेस इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने लोकसभा को पहले भंग करके और 71 में ही चुनाव करवा लिया। तो यहाँ से ये जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते थे एक साथ 5 साल पे, इसमें पहला डिसरप्शन शुरू हुआ है जी। और स्टेट असेंबलीज़ में खासकर कुछ राज्यों में, जैसे कि केरल के पहला स्टेट असेंबली था जिसको डिज़ोल्व किया गया था, या फिर जम्मू कश्मीर में हुआ था, या बाद में 67 में और भी कुछ राज्यों के विधान सभाएं थे जिनको डिज़ोल्व किया गया था कांग्रेस की केंद्र सरकारों के द्वारा। तो इसकी वजह से जो एक साथ की परंपरा आ रही थी विधानसभाओं की और लोकसभा की, इसमें डिसरप्शंस आने शुरू हुए जी। 72 से लेके फिर शुरू हुआ 71 से, उसके बाद 76-77 के चुनाव हुए, फिर 80 के हुए, 80 में भी डिसॉल्व हुआ। तो ये जो फिक्स्ड टर्म होना चाहिए था 5 साल का, इसके बजाय लोकसभा और विधानसभाएं डिसॉल्व अर्ली होती चली गई बिफोर देयर फिक्स्ड टेन्योर्स। इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा इकॉनमी, गवर्नेंस और बाकी सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे आने शुरू हो गए। खर्चे सरकार के बढ़ गए मिलियंस में, और गवर्नेंस का बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ। तो फिर पिछले 10 सालों में फोकस करके सरकार ने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, ताकि ये जो प्रक्रिया बीच में करीब 20-25 साल चली है 71 के बाद से, इसको वापस ठीक किया जाए, गाड़ी को वापस वैसे पटरी पे लाया जाए जो 52 से लेके 67 तक चली थी। यानी कि विधानसभाओं के और लोकसभा का चुनाव एक साथ एक वर्ष में एक समय। इससे खर्चे बहुत कम हो जाते हैं और गवर्नेंस के लिए दोनों टीयर की सरकारों को ज़्यादा टाइम मिलता है जी। बिल्कुल, आपने बताया वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। प्रोफेसर आरती, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत है इसकी, आखिर क्यों ये बदलाव की ज़रूरत है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? धन्यवाद। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉस्ट है इफ़ेक्टिव हो जाएगा ये प्रोसेस, जिसमें डबल खर्चा होता है, वो जो है वो सिंगल अलाइंड हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो फटीग होती है, इलेक्शन फटीग ऑफ बोथ साइड्स, कि आप बार बार वोट डालने जाते हैं, कई इलेक्शन होते हैं, तो उसमें टेंडेंसी होती है वोटर की कि कई इलेक्शन स्किप कर दें। और इवन फॉर द कैंपेनर, कि जब अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, आज इस राज्य में, आज दूसरे राज्य में, या अब सेंटर का है। तो कुछ लोग जो हैं इसी फटीग में उनकी सारी एनर्जी जाती है। दैट एनर्जी कैन बी
harness to focus more on better ideas rather than just election. उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उससे जो है बहुत देश हित में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। दूसरे जो बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि आपका जो ये पूरे टाइम जो एक चलता रहता है कि ये वाला इलेक्शन आ रहा है, अब ये वाला आ रहा है, उसमें काउंटिंग उसका वो, तो बहुत सारा इवन मीडिया के रिसोर्सेज भी कंसोलिडेट हो जाएंगे क्योंकि एक ही टाइम में एक ही जगह आप सारे अपने रिजल्ट्स थ्रू सेफोलॉजिस्ट आप डिसेमिनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया। जस्ट इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी जस्ट टू समराइज है कि द होल ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, ये परपेचुअली लगता है कि इलेक्शन मोड में है जी। और हमेशा टेलीविज़न पे आप देखेंगे या न्यूज़पेपर्स में देखेंगे या जो जनमानस है, ये पूरा आपको लगेगा कि चुनाव की रणनीति, रिजल्ट्स इसी में लगा हुआ है। जो डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं वो पीछे रेलिगेटेड इनटू द बैकग्राउंड हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हिमांशु जी। अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जिसकी वजह से काफ़ी काम रुक जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी फ़र्क पड़ता है, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और क्या फ़ायदे आपको दिखाई देते हैं अगर ये हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या फ़ायदे आपको दिखते हैं? देखें, एक तो पहले खर्चा सरकार का बहुत बच जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग होती है ज़्यादातर जो कॉरपोरेट हाउसेस देते हैं, और कॉरपोरेट हाउसेस जो पैसे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या और भी बहुत सारे जो दूसरे लोग देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे, तो ये पैसा कहीं दूसरे क्रिएटिव या प्रोडक्टिव जगह खर्च होगा या लगाया जा सकता है। दूसरा फायदा है कि 365 दिन में रफली अगर आप देखेंगे कि कुछ नहीं तो 70 दिन 2 महीने ऐसे डिस्टर्ब होते हैं ये इलेक्शन से जुड़ी हुई। पूरी भारत सरकार की जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो उसमें लगाया जाता है। पूरा पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सीआरपीएफ फोर्सेस हो गए, वो सारे लगाए जाते हैं। अगर बॉर्डर स्टेट है तो बॉर्डर के ऊपर में टेंशन रहता है, वो लगाए जाते हैं। तो ये जो मैन पावर का स्ट्रेस होता है, ये सारे गवर्नेंस को डिस्टर्ब करते हैं। जो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो क्राइम बस्टिंग जो पुलिस का नॉर्मल ऑर्डिनरी रोल होता है, यहाँ से फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रिंसिपल लागू हो जाए, जिसका मतलब है कि चुनाव राज्यों के और लोकसभा के एक साथ हों, तो कम से कम 365 दिन में 345-50 दिन मॉडल कोड के पीरियड को छोड़ के, जो नॉर्मली 1 महीने 20 दिन का होता है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास गवर्नेंस के लिए फुल टाइम रहेगा। जी, गवर्नेंस के लिए फुल टाइम रहेगा अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज़ के। आरती जी, अगर हम मेल प्रैक्टिसेस की बात करें जो कि इलेक्शंस के समय होती हैं, क्या उस पर भी कुछ हद तक रोक लग पाएगी वन नेशन? बिल्कुल, क्योंकि जब इलेक्शन का पूरा एक सिंगल अलाइनमेंट हो जाएगा तो जो मेल प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि ज़्यादा विंग्स मिल जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग रीजन्स में होते हैं और अलग अलग टाइम पे होते हैं, वो भी कर्टेल हो जाएंगे। और मेल प्रैक्टिसेस लाइक वायलेंस, जो आप देखते हैं इलेक्टोरल वायलेंस है, आज यहाँ इलेक्शन में हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, तो वो सब भी जो है बहुत कर्टेल हो जाएंगे और डिसिप्लिन देश में बढ़ जाएगा। जी, और किस तरह की संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? क्या देश की इकॉनमी पे भी कोई असर पड़ेगा? इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा प्रोफेसर हिमांशु? बहुत असर पड़ेगा। देखें, जिस तरीके से अभी सरकार ने टारगेट रखा है 2047 का, या जो इमीडिएट टारगेट है अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, या जिस तरीके से हमें खासकर एक चाइना के साथ जो हमसे पीछे था आज से 20-25 साल पहले 80 तक, वो हमसे 3 टाइम्स या 3.5 टाइम्स आगे निकल गया है। तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे मैच करना चाहेंगे तो हमें सारा फोकस ये जो फाइनेंशियल फिस्कल रिसोर्सेज हमारे हैं और ये गवर्नेंस के लिए जो हमारे स्टेट अपरेटस हैं, ये दोनों को फोकस करना होगा इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड वे इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो जो विकास की गति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जी,
बिल्कुल विकास की गति में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, मेल प्रैक्टिसेस जो इलेक्शंस के समय होती हैं उन पर भी कंट्रोल होगा। प्रोफेसर आरती, इतना आसान तो नहीं है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना, इतना बड़ा देश, और क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि क्योंकि रीजनल पार्टीज इसको ज़्यादा अपोज करेंगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है वो जो रूलिंग पार्टी सेंटर पे है उसका ज़्यादा उसमें जो भी रूल कर रहा है और सेंट्रल लेवल पे है उसका डोमिनेंस हो जाएगा। सो द नेशनल इश्यूज विल प्रिवेल ओवर लोकल इश्यूज, एंड इसलिए जो रीजनल इश्यूज है वही दे विल बी मार्जिनलाइज्ड, और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध होगा वहाँ पे। दूसरा सब चैलेंज ये है कि जो जब से ये इम्प्लीमेंट होगा तब से कितने साल कुछ राज्य सरकारों का टेन्योर कम करना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसमें भी पॉलिटिकल फिरोर बहुत ज़्यादा लगेगा। सो दैट दीज आर टू मेजर चैलेंजेस जो देखने पड़ेंगे कि कैसे है, एंड लोकल लोग जो हैं इसको काफ़ी अपोज करेंगे। जी, एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दूं, अगर इफ़ यू परमिट में। ज़रूर। ये पहला जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठी थी, स्टैंडिंग कमेटी उसकी, जिसके चेयरमैन अभी हमारे मंत्री हैं, उस समय ये हुआ था कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय एंड लार्ज 99% पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंडिंग कमेटी में आई थी, इन्होंने वहाँ पे उस कमेटी में तो रखा था कि चुनाव एक साथ होने चाहिए, वहां पे वो सारे तैयार थे, बट द मोमेंट दे कम आउट इनटू द पब्लिक डोमेन बिफोर द कैमरा, तब ये सारे का एटीट्यूड पॉलिटिकल हो जाता है। जी। तो जब ये क्लोज हाउस में होते हैं तो ये टू इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, देन दे पिक अप देयर पार्टी लाइन्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो जैसे कि प्रोफेसर हिमांशु कह रहे हैं, प्रोफेसर आरती, आपको भी क्या लगता है कि काफ़ी हद तक जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो एक राय होती है, एक मत होता है, लेकिन बाहर जाकर एक मत नहीं होता, आपकी क्या राय है इसको लेकर? इसमें सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है कि जो कैंपेनिंग होती है उससे जो है वोटर का माइंडसेट चेंज करते हैं। तो जब अब वोटिंग होगी और एक ही टाइम पे होगी तो ऑब्वियसली वन विल डोमिनेट। तो और दूसरा यहाँ पे शिक्षा का थोड़ा अभाव भी है। हमारी जो जनरल जनता है वो उतना ज़्यादा डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म नहीं लेती है, वो थोड़े बहुत क्या फ्रीबीज मिल रहे हैं, क्या सॉप्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर लेती है। तो जब एक ही बूथ में जाकर एक साइड आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ही माइंडसेट से घुस रहा है और वो दो जगह वोट कर रहा है। तो ये मुश्किल है कि सेंटर में वो एक्स पार्टी को दे और स्टेट में दूसरी पार्टी को। तो उसमें जो है वो जो भी पार्टी का डिसीजन लेता है वो दोनों में इसका फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। जी, ये तो बात हुई यहाँ पर कि एक राय होना में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रोफेसर हिमांशु, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो कैसे होगा? वो भी तो आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं होता है कुछ भी, लेकिन अगर इंटेंट है और कॉन्सेंसस है तो उस केस में सहूलियतें ज़्यादा तेजी से होने लगती हैं, मतलब प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। देखें, ये एक वन ऑफ द रीजन्स टू अपोज इज, जो मीडिया के अंदर में या टेलीविजन चैनल्स पे जो डिबेट्स होते हैं वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज थ्रेट टू हेट्रोजेनिटी। जो रीजनल पार्टीज की या स्टेट्स की बात कर रही हैं आरती जी, उसमें ये वही एजेंडा है हेट्रोजेनिटी का। अब यहाँ पे जब हम आते हैं पार्लियामेंट के अंदर में और कानून बनाने की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि टू मेन कानून को संशोधन करना है जी, और जो अभी बिल्स आए हैं, और जब ये यहाँ पे आएगा पार्लियामेंट के अंदर में, यानी बिल को संशोधन करके इनैक्ट करने की, कानून बनाने की बात होगी, तो ऐसे भी जो इनपुट्स, अगर पॉजिटिव इनपुट्स आते हैं तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेने पे कंसेंसस एक बिल्डअप होता है, क्योंकि अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है और उसमें पास करने में सहूलियत होगी। ऐसे भी इन केस फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, इफ इट इज अपोज्ड बाय द नॉन एनडीए पार्टीज, द एनडीए हैव द मेजॉरिटी टू गेट इट पास्ड। जी, चाहे ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का कर लें या लोकसभा के अंदर कर लें, तो उसमें पास होना बहुत मुश्किल नहीं है। अब आता है इसका दूसरा स्टेज
कि कैसे इसको लागू करेंगे, यानी कि कुछ स्टेट असेंबलीज का टेन्योर कम करना होगा और कुछ का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अलाइन होंगे लोकसभा के इलेक्शन के साथ। इसमें एक प्रॉब्लम और आ रहा है नीता जी, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशंस करना है, यानी रीडिफाइनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। 2026 के अंदर में ये पॉपुलेशन के आधार पे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा फ्रेम करना होगा। और उस केस में एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके पॉपुलेशन थोड़े से डिक्लाइन किए हैं इन प्रोपोर्शन टू सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और एक मन में लोगों के भय ऐसा है, लोगों के मन में नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप के, कि हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कम हो जाएगी। उस केस में हमारे राज्य का जो से होता है बजट एलोकेशंस में या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, वो कम ना हो जाए। इस वजह से भी अपोजिशन की एक संभावना बढ़ जाती है। बट कीपिंग इन माइंड, if there is a consensus in the parliament through joint parliamentary committee reports, and if the intent of the government and the will of the government strong है, जो इस गवर्नमेंट का दिख रहा है, तो it should not be a much of a problem। यहाँ पर प्रोफेसर आरती, कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। रीजनल पार्टीज़ की तरफ से काफ़ी अपोज किया जा रहा है। क्या थ्रेट टू फेडरलिज्म भी यहाँ पर दिखाई देता है? जो अभी पॉपुलर परसेप्शन में ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म में थ्रेट है, बट जब एक बार यूनिफाई हो जाएगा, बिकॉज सेवरल कंट्रीज हैव प्रूव थ्रू देयर मॉडल्स कि वन इलेक्शन वन नेशन में वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो आई थिंक उन मॉडल्स को देख करके देखना है कि ये फेडरलिज्म पे थ्रेट नहीं है और ये जो है ये एक सही रास्ता है देश को आगे ले जाने के लिए। हिमांशु जी, जैसे कि अभी कहा प्रोफेसर आरती ने कि हमारे और भी कंट्रीज़ हैं जिसका कि एग्जांपल हम ले सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिससे कि इनका क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे एक तो स्वीडन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, 26 ऐसे देश हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं, जर्मनी हो गया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके टेन्योर्स फिक्स्ड होते हैं। नीता जी, ऐसे समझना होगा कि बेसिकली इसमें टेन्योर फिक्स करना होगा कि उस 5 साल के पहले आप विधानसभा को और लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो वैसे केस में अगर एक सरकार गिर जाती है तो अल्टरनेटिव क्या होगा। अब इस पे पार्लियामेंट को डिबेट करना है और कानून बनाने हैं जो अलग अलग 26 राज्यों में है, वर्ल्ड के दूसरे देशों में, आई मीन कि उनके अलग अलग तरीके हैं। वहाँ पे ये होता है कि पार्लियामेंट मिलके अपनी एक अल्टरनेटिव सरकार बना लेते हैं। भारत के अंदर में अगर टेन्योर फिक्स्ड है और सरकार अगर गिरती है किसी भी वजह से, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा ये लोकसभा को तय करना होगा। इसमें जब चर्चा होगी तो आई एम होपफुल एंड वी ऑल शुड बी होपफुल दैट सम काइंड ऑफ अल्टरनेटिव that suits to India, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब बन रहा था संविधान, तो उस समय भारत के लायक उन्होंने संविधान बनाया था। ये लोकसभा भी और राज्यसभा भी कैपेबल इनफ है कि जब टेन्योर फिक्स्ड होगा तो अल्टरनेटिव क्या होंगे जो इंडिया को सूट करेगा, उस हिसाब से वो तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, अगर प्रीमैच्योर रिजोल्यूशन होता है तो जैसे कि अभी प्रोफेसर हिमांशु कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल होगा तो फिर कंसर्न अबाउट डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी खड़ा हो सकता है, और अगर इलेक्शंस दोबारा होते हैं तो फिर यहाँ पर फिर एक कॉस्ट की जो बात है, कॉस्ट इफेक्टिव कितना रहेगा ONO, ये भी एक देखने वाली बात होगी, सवाल खड़ा होगा। क्या कहेंगे आप? हम जो इसमें सॉल्यूशंस जो पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, डिबेट करेगी, तो वो हमें ये आशा करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस बनाएगी जिसमें जो है इस दोनों के बीच का एक मुकाम निकलेगा, नीदर प्रेसिडेंट्स रूल नीदर री इलेक्शन। उसमें जो है ऑल्टरनेटिव कोalitions या आप री-कॉन्फ़िगरिंग ऑफ द होल हाउस उसका है। और ज़्यादातर स्टेट्स में तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो उसमें जो है सम जो सीनियर लेजिस्लेटिव्स हैं वो
जो सीनियर हाउस के वो हैं, तो वो आप वो भी एक विधान बना सकते हैं कि कैसे इसको फॉर टाइम बीइंग कंट्रोल किया जाए। सो उसमें पूरा कलेक्टिव डिसीजन होगा और कंसेंसस के थ्रू इसमें कुछ गाइडलाइंस बन सकती हैं जो कि इस केस को रिजॉल्व कर पाएँ। जी बिल्कुल। आपको किस तरह के थ्रेट दिखाई देते हैं प्रोफेसर हिमांशु, क्या कहेंगे आप? मुझे तो कोई थ्रेट नहीं नज़र आता है। ये मुझे लगता है कि एक मतलब कि एज्यूम्ड थ्रेट लगता है ना, ये फेडरलिज्म को थ्रेट है, क्योंकि 70, 71, 72 तक तो चुनाव एक साथ हो रहे थे, फेडरलिज्म को कोई खतरा कहीं से नहीं था। इनफैक्ट ये जरूर था कि स्टेट असेंबली को केंद्र ने डिसॉल्व किया था। जैसा मैंने कहा, केरल का एक केस था, जम्मू कश्मीर वगैरह के केस थे, 67 में और कुछ राज्यों के केस थे, लेकिन उससे फेडरलिज्म को तो कोई थ्रेट खतरा नहीं हुआ। भारत अभी भी फेडरल स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं केशवानंद भारती केस वगैरह में कि फेडरल स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स आउटलाइन कर रखे थे जो चेंज नहीं हो सकते हैं, जिनको उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कहा था। फेडरल स्ट्रक्चर इज वन, कहीं से इसको थ्रेट नहीं होगा। सिंपली मोडालिटीज तय करेगी पार्लियामेंट कि जब टेन्योर फिक्स्ड हो गए, लोकसभा विधानसभा भंग नहीं हो सकता है। वैसे केस में जो दूसरी अल्टरनेटिव सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी? विल इट बी ए नेशनल गवर्नमेंट? विल इट बी ए डिफरेंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिसने सरकार गिराई है, विपक्ष ने, वो अपनी सरकार बनाएगी? अगर विपक्ष की सरकार फिर गिर गई तो जिन्होंने गिराया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सरकार बनाने की। सो दीज आर द डिफरेंट मोडालिटीज दैट पार्लियामेंट विल बी डिस्कसिंग एंड मेकिंग द रूल्स। तो इससे कहीं किसी चीज को, भारत की राज्य व्यवस्था को, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को, फेडरल स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी को थ्रेट नहीं है। ये एक अज्यूम्ड फियर है पॉलिटिकल डिफरेंट अपोजिशन लीडर्स का या पॉलिटिकल लीडरशिप का कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो करंट रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इसी का पूरे भारत में वर्चस्व ना हो जाए। ये एक अज्यूम्ड फियर है और भारत की जनता को बेवकूफ या अनपढ़ या कमजोर समझा जाता है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमने देखा है भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, कि केंद्र में एक पॉलिटिकल पार्टीज को जनता वोट कर रही है, वही जनता राज्य में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रही है। ये दसों उदाहरण हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर प्रोफेसर आरती एक ये भी बात है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी एक मैकेनिज्म होता है, वोटर्स को समय मिलता है गवर्नमेंट को असेस करने का, अकॉर्डिंगली वोट करने का। डिसरप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हो सकता है क्या? जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि इसमें कोई ये ज़्यादातर सब अज्यूम थ्रेट्स हैं इसमें, क्योंकि आपका राइट टू वोटिंग इज़ देयर, आपका एडल्ट सफरेज इज़ देयर, तो आप जाके करते हैं, वो आप कैसे करते हैं वो उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर हमें लगता है कि परसीव्ड हैं और अज्यूम्ड हैं। जी प्रोफेसर हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे कि एक प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा और जब टेन्योर ख़त्म होने वाला होगा तब इन सब जो कंसर्न्स होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर असर पड़ेगा? ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी समझ में ये क्वेश्चन को एड्रेस किया जाना चाहिए कि क्या 5 साल का अगर टेन्योर फिक्स्ड हो गया तो क्या सरकार मनमानी करेगी या डेमोक्रेटिक होगी? जी। इसमें अगर मान लें ऐसा कि 52 से लेके 67 तक एक पार्टी का बहुमत था, 71 के बाद भी 76 तक एक पार्टी का बहुमत था, तो अगर इमरजेंसी पीरियड को छोड़ दें तो क्या सरकार ने मनमानी की? क्या सरकार ने कुछ ऐसे काम किए जिससे भारत की लोकतंत्र को खतरा हुआ? जी। तो हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुमत होने के बाद भी और अगर टेन्योर फिक्स्ड होने के बाद भी सरकार गिराया जा सकता है,
भाई टेन्योर फिक्स्ड है ना लोकसभा का जी। लेकिन सरकार को तो बदला जा सकता है। जो दूसरे विपक्ष के दल हैं वो आपस में मिलके सरकार बना ले और वर्तमान सरकार को गिरा ले। तो द गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी ऑन द टेंटर हुक्स ऑफ द फियर ऑफ अपोजिशन टू परफॉर्म। जो सवाल ये रेज करना चाहिए कि क्या विपक्ष इतना मजबूत और सक्षम है जो लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर में भी सरकार के ऊपर अंकुश लगा के रखे ताकि वो परफॉर्म करे। उसको टेन्योर से फिक्स्ड और ना फिक्स्ड करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी, तो सल्यूशन इसका भी है जैसे कि प्रोफेसर हिमांशु बता रहे हैं कि हाउ टू कीप अ चेक, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी किस तरह से बनी रहे। प्रोफेसर आरती, डिलेड इलेक्टोरल जस्टिस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो इलेक्शन के समय बहुत सारे केसेस आते हैं और उनको सॉल्व करते करते ही बहुत वक्त लग जाता है। जब इतने सारे इलेक्शन साथ में होंगे तो क्या जस्टिस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आई थिंक क्योंकि जब इलेक्शन सिंगल अलाइंड होंगे तो इस तरह के डिस्प्यूट भी थोड़े कम हो जाएंगे और कम नंबर होने पे उनका रेजोल्यूशन फास्टर और स्पीडियर होगा। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी वी विल बी ऑन द प्लस साइड और इससे जो है डिस्प्यूट्स जो है जल्दी उसका सोल्यूशंस भी होंगे और उसके ज़्यादा वो भी होंगे। आई मीन that they will also be less in number and less and faster addressal. just to add here एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस कि ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स के रिड्रेसल या ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। और अगर हम 5 साल का टेन्योर में देखेंगे कि कुल कितने मिला के चाहे असेंबली के हों या लोकसभा के केसेस ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए रिड्रेसल के लिए आए हैं तो आपको 2, 3, 4, 5 दिखेंगे जी। और अगर दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं लोकसभा के भी और विधानसभा के भी तो संभावना है कि वो भी संख्या घट जाए जी। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम वैसा मेरी समझ में नहीं दिख रहा है। जी, तो मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसका भी सल्यूशन है थोड़ा, हालांकि अभी शुरुआत हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि आपने कहा पहले भी इलेक्शंस हो चुके हैं। अगर हम पहले की बात करें, हिस्ट्री में जाना चाहें तो वो आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर हिमांशु। देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा, हालांकि कॉलोनियल इंडिया के अंदर लेंगे तो वहाँ पे 3 टीयर के चुनाव ऐसे शुरू हुए थे। 1892 से पहला चुनाव हुआ था मेट्रोपोलिस के अंदर में, जैसे कलकत्ता के अंदर चुनाव हुआ था और वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हुए थे। उसके बाद 1919 के बाद से चुनाव शुरू हुआ था असेंबली के लिए और सेंट्रल असेंबली के लिए, और फिर आपका 36 में हुआ था और 46 में हुआ था। तो ये मूलतः हुए थे और इसमें एक चरण के अंदर एक साथ हुए थे क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस बहुत छोटे होते थे। वहीं पे चुनाव हुआ था जहां ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। पहला दफ़े पूरे भारत के पैमाने पे ये चुनाव हुआ है 1952 में, और 1952 से लेके 1971 तक ये चुनाव लगातार लोकसभा के और राज्यसभा के होते रहे हैं। लोकसभा के चुनाव 1972 में होने थे जो प्रीपोन करके उसको डिसॉल्व करा के प्रीपोन करा के 71 में करा दिए गए थे। तो एज आई सेड अर्लियर कि पहला डिसरप्शन ये जो वन इलेक्शंस होता था एक नेशन के अंदर में, ये 1971 में हुआ है। सो इट्स हाई टाइम टू टेक ए करेक्टिव मेजर्स, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये कदम बहुत सही दिशा में जा रहा है। इंटेंट भी मुझे साफ दिख रहा है, विल भी मुझे साफ दिख रहा है जी। और पहले भी इसके लिए कोशिश होती रही है प्रोफेसर हिमांशु। अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो भी आपसे समझना चाहिए। देखें, ये पहले 70 के ही दशक से प्रक्रिया सोच चल रही थी। प्रोसेस शुरू हुआ था 1980s के आसपास में, फिर फोकस वे में इस पे काम शुरू हुआ वाजपेयी के टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर देखा गया है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे आए थे। उसके बाद लॉ कमीशंस के अंदर मीटिंग हुई थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हुई थी। वो पहलू इलेक्शन कमीशन का भी देखना होगा।
फिर इन सब होने के बाद तब कोविंद कमेटी बैठी थी जिस पे सारे आए थे, करीब 35,000 प्लस से रिकमेंडेशन सजेशंस आए थे, सुझाव आए थे, और उसके बेसिस पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनकी जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे अभी हम देख रहे हैं जो लास्ट लेटेस्ट स्टेज है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट मॉडिफिकेशन के लिए किया गया है कि 2 कानून में परिवर्तन संशोधन किया जाएगा और उसके बाद फिर ये कानून बनेगा। तब तक साइमल्टेनियसली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स आ जाएगी अगर कोई सुझाव उसमें देने हैं तो। जी, तो ये तो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन की बेनिफिट्स की। चैलेंजेस का हम के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये भी आता है, अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, उसको अगर किस तरह से कराया जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आपसे ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर आरती। सो इसमें तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ एक ही बूथ में जाके लोग जो हैं 2 अलग अलग बैलेट अपना एक्सरसाइज करेंगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज भी जो हैं वो कम लगेंगे। जो बाकी उसका वो होता है मैकेनिज़म्स हैं जिसमें कि पुलिस प्रोटेक्शंस, ऑल दोज थिंग्स, वो भी कम लगेंगे। और इसमें जो है इवन ड्यूरिंग उसकी काउंटिंग और उसके बाकी चीज़ों में भी जो है, क्योंकि साइमल्टेनियसली होगा इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होंगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि बहुत बिखरी हुई होती हैं, वो सब एक ही बास्केट में आ जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से डील हो जाएंगी। एक पहलू केवल आरती जी एंड अनीता टू टेक इनटू अकाउंट कि नंबर ऑफ ईवीएम्स बहुत बढ़ जाएंगे जी, क्योंकि अभी तक स्प्रेड आउट हो रहे थे, अब वो सारे एक साथ होंगे तो नंबर ऑफ ईवीएम्स दैट विल गो मल्टीप्लाई इन थाउजेंड्स। ये एक लॉजिस्टिक्स का जो आप पूछ रही हैं सवाल, ये एक मेजर प्रॉब्लम आने वाला है। आई थिंक सर इसमें जो है, क्योंकि रेट ऑफ ऑब्सोलेंस इन टेक्नोलॉजी इज सो हाई, तो वी विल हैव एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द ईवीएम्स एंड मे बी यू नो स्मॉलर साइज एंड बेटर परफॉर्मर्स। सो वो विद टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ग्रोइंग, सो आई थिंक वी कैन दैट इशू ऑल्सो मे बी रिजॉल्व। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि अराउंड 10,000 करोड़ एवरी 15 ईयर्स हमको लगाना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ईवीएम्स। ये एक एडिशनल खर्चा होगा यहाँ पर। और उसके अलावा जो जैसे अभी क्या होता था कि पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, जो जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, ये स्प्रेड आउट होती थी। अभी ये सारे के सारे पूरे राज्यों में हर बूथ पे एक साथ करने होंगे। सो द नंबर ऑफ दिस मैन पावर, जो अपरेटस है पूरा, इसकी संख्या या इसमें लगाना पड़ेगा। दूसरा है जो हर बूथ पे इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं या मैन पावर होता है, दिस विल मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अभी स्प्रेड आउट हो जाता है ओवर द ईयर्स। अभी देखें क्या है, ऑन एन एवरेज एक साल में कम से कम 2 से 3 या 4 असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसे अभी बिहार का रहा है, अभी दिल्ली का रहा है, फरवरी में दिल्ली होगा, अब बिहार के होंगे, अक्टूबर के आसपास में एक आध और स्टेट्स होंगे। तो इस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहे थे। अभी क्या होगा कि ये सारे एक साथ होंगे, तो आपको ईवीएम्स की संख्या, बैलेट, फिजिकल बैलेट जो पेपर्स होते हैं उसकी संख्या, उसके अलावा सीआरपीएफ की संख्या, पुलिस फोर्स की संख्या, और जो इलेक्शन बूथ को मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टीचर्स, फैकल्टीज भी होते हैं, बहुत से राज्यों में स्कूल के टीचर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग होते हैं, ये सारे मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो दीज विल बी द 4 मेजर चेंजेस दैट विल एक्सपैंड द रिसोर्सेज ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये जो जी बिल्कुल। और आपने वे फॉरवर्ड की बात की प्रोफेसर आरती, आपने कहा बिल्कुल टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो आगे ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी, डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आगे वे फॉरवर्ड हो सकता है।
जैसे जैसे समस्याएं आती है वैसे वैसे इनोवेशंस होते हैं, एंड दोज इनोवेशंस लीड टू पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी विल बी अ मेजर गेम चेंजर, जिसमें कि ये सब चीज़ों के और बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जहाँ पे हम हमारे ये जो प्रोसेस जितने सारे इम्पेडिमेंट्स बताए जा रहे हैं, ये सारे इम्पेडिमेंट्स जो हैं वो उसको हम क्रॉस ओवर करेंगे। इनफैक्ट जब हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन होता है तो सब जगह फेज वाइज होता है, तो फेज वाइज जब होता है तो उसमें जब होता है कि तो सारे जितने ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं तो वो इक्वली स्प्रेड अभी भी होते हैं, बस ये है कि उसी डिप्लॉयमेंट पे वो दोनों चीज़ें डील हो जाएंगी, सो दैट विल लीड टू इकोनॉमी ऑफ द रिसोर्सेज। जी बिल्कुल। आपको क्या वे फॉरवर्ड दिखाई देता है प्रोफेसर हिमांशु, अगर हम बात करें एआई, यूज़ ऑफ एआई आगे आने वाले इलेक्शंस में? हाँ, ये संभावना है, बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दूसरा जो आप देखेंगे कि बहुत जगह अमेरिका वगैरह के अंदर ये डेवलप्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पोस्टल बैलेट्स जो आते हैं, अभी भारत में भी आ रहा है, इसका मैकेनिज्म ज़्यादा हो सकता है, यूज हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, ईवीएम्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। तो ये सारे अनदर 10 ईयर्स के जो फ्यूचरिस्टिक ये प्रोग्राम्स हैं उसमें तब तक टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाएगी। एक बार जब कानून बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशंस हो जाएंगे, सो द गवर्नमेंट विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन द इलेक्शंस की कैसे अब इसको कंडक्ट किया जाए। तो उस पर डिफरेंट इलेक्शंस कमीशंस, लॉ कमीशंस, वो सारे बैठ के डिसीजंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आरती, और क्या वे फॉरवर्ड आपको दिखाई देता है इम्प्लीमेंटेशन के? विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई एंड मेनी अदर न्यू चेंजेस दैट विल हैपन, ये भी हो सकता है कि आप घर से ही बैठे वोट डालें। तो इसमें जो है जितने ये सारी मशीनरी और डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी वो सब भी हो जाए, जैसे कि मतलब कई सारे जहाँ पे हम लोग एल्मनाई हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि आप अपना वोट अगर जाके नहीं दे सकते हैं क्योंकि एल्मनाई पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड ओवर है, तो आप घर से ही उसको वोट दे सकते हैं। तो ये स्मॉल एक इन अ वे एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, और हो सकता है ये लार्ज स्केल पे रेप्लिकेबल करके अपस्केल किया जा सकता है। जी आपको क्या दिखाई देता है प्रोफेसर हिमांशु, दो दिख क्या रहा होना है। चाहिए? एक पॉसिबिलिटी ये है, जस्ट टू ऐड, कि नंबर ऑफ बूथ बढ़ सकते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर जगह अपार्टमेंट्स के आसपास 2-4 क्लस्टर्स अपार्टमेंट्स में वहाँ एक बूथ बना दिया जा रहा है। तो जो हमें दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना होता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो आपके घर के आसपास से द इलेक्शन कमीशन थ्रू बूथ कम्स टू, तो इलेक्टोरेट इज क्लोजर टू द बूथ। नंबर 2, द मोबिलाइजेशन ऑफ द इलेक्टोरेट, जो फटीग की बात कर रही थी आरती जी, तो वो फटीग अब चूंकि 5 साल में एक बार होगा, तो चांसेस ये हैं कि फटीग की जगह अब एंथुजियाज्म ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्टोरेट जो है उनके मोबिलाइजेशन पे, क्योंकि 5 इयर्स के बाद आ रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करेंगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टोरेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और बूथ्स नज़दीक आ जाएंगे तो और पॉसिबिलिटी है, प्लस डिजिटलाइजेशन तो और पॉसिबिलिटी है कि उनके पार्टिसिपेशंस की संख्या बढ़ जाएगी। जी प्रोफेसर आरती, यहाँ हमने बात की थ्रेट टू फेडरलिज्म की बात की, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड आपको दिखाई देता है, जिससे कि जो रीजनल मुद्दे हैं वो ना दबे कहीं पर? क्या आप कहेंगे? देखिए, ये मुद्दे जो हैं ये अगर हर एक मतलब रीजनल वाइज हैं, सो वहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न जो है, यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग है कि वहाँ पे जो है वो अपने मुद्दे हैं तो लोग उन मुद्दों को समझ के अपनी सही वोट देंगे। वो या तो सेंटर के लिए एक पार्टी और स्टेट के लिए दूसरी पार्टी, या अगर उनको लगता है कि डबल इंजन की सरकार ही फ़ायदा करेगी और वो ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से उसको वोट देंगे। सो वोट देने वाला इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। तो वो स्टेट के लेवल पे दे रहा है कि सेंटर के लेवल पे दे रहा है, तो वो उसका डिसीजन मेकिंग इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट विल प्रिवेल, क्योंकि आदमी जो है वो अपने किसको कहाँ पे वोट दे रहा है ये वो अपने दिमाग से ही दे रहा है। जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर हिमांशु? डेफिनेटली। उसमें देखें
3 चीज़ें काउंट करती हैं इलेक्टोरेट के लिए। एक, ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 2, ट्रस्ट ऑन द लीडरशिप, जी, and the third is the issues of the local population and the nation. अगर ये इश्यूज उठा रही हैं रीजनल पार्टी जो लोकल इश्यूज हैं और नेशनल पार्टी जो उसको इग्नोर कर रही हैं, तो डेफिनेटली जो लोकल इलेक्शंस होगा वहाँ पे वहाँ के इलेक्टोरेट रीजनल पार्टीज को वोट करेंगे। प्लस कितना वो रीजनल पार्टी ट्रस्टवर्दी है, उसकी लीडरशिप कितनी ट्रस्टवर्दी है। तो ये 3 पहलू होते हैं जिसको देखकर इलेक्टोरेट वोट करता है जी। और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली दे विल वोट आल्सो इन द फ्यूचर। प्लस एज द एजुकेशन डीपेंस, जी, मोर मैच्योरिटी आती है, डेमोक्रेसी डीपेंस, मोर मैच्योरिटी आती है, जी। तो उस हिसाब से दैट विल बी ए बेटर थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। जी। प्रोफेसर हिमांशु, क्या ये तो अभी हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, अभी तो बहुत सारे डिसीजंस लिए जाने बाकी हैं। जब इम्प्लीमेंट होगा तो क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो वहाँ पर एक पायलट 1 नेशन 1 इलेक्शन किया जाए, या फिर अगर फेजेस में किया जाए जो स्टेट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया जाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, और फिर धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखें, ये हमारा अभी पैनल डिस्कशन में यहाँ पे एजम्पशन है, बट गुड क्वेश्चन टू डिस्कस ऑन द एजम्पशंस। ये संभावना हो सकती है, लेकिन माय लॉजिक सेज एंड द रीडिंग्स ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्लस इलेक्शन कमीशंस के मैंने देखे, प्लस लॉ कमीशंस के देखे, जब ये इलेक्शन होंगे तो एक साथ होने हैं, तो अभी तक का जिसका जैसा टेन्योर होगा उस हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी का 5 साल का टेन्योर पूरा हो जा रहा है, सपोज करें कि 2029 में इलेक्शन होने हैं, द लॉ इज पास्ड, डिलिमिटेशन हो गया 26 में, 27 में और 29 में इलेक्शंस हो रहे हैं। जिन स्टेट्स के 28 में मान लीजिए कि इलेक्शन टेन्योर पूरा हो जा रहा है, उनके यहाँ 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है विद या तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है, या विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट उनका टेन्योर फॉर वन टाइम एज ए 1 टाइम मेजर 5 साल की जगह 6 साल हो सकता है। एक ये तरीका हो सकता है। जहाँ पे जिनका टेन्योर 30 के बाद 30 पे ख़त्म हो रहा है या 2031 पे ख़त्म हो रहा है, उनको प्रीपोन कर दिया गया, 2 साल पहले उनको डिसॉल्व करके और फिर से फ्रेश इलेक्शन किया गया उनके लिए 29 में। तो सम असेंबलीज विल बी कंप्लीटिंग देयर टेन्योर में बी एक्सटेंडेड बाय ए ईयर और 2 विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट एज ए 1 टाइम मेजर, या प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। जिनके टेन्योर 29-30 के बाद खत्म हो रहे हैं उनका प्रीपोन कर दिया जाएगा, सो दैट द एंटायर इलेक्शंस ऑफ द असेंबलीज आर अलाइंड विद द parliament elections. So the focus remains the Lok Sabha election and all the state assembly elections will align with it. जी। प्रोफेसर आरती, आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस की कमी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या अवेयर करने की ज़रूरत है, कैसे संभव हो पाएगा? जो इतने सारे डाउट्स हैं जो आप बता रहे हैं कि एजम्पशंस हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है, उसमें आपको क्या दिखाई देता है, क्या एफर्ट्स होने चाहिए? या अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस मतलब दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से दोनों तरह से होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हैं उसमें तो आई एम श्योर ये बहुत उससे गहन उससे पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन ये वाले जो आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी है तो उसमें जो ये पॉलिटिकल साइंस का ये एस्पेक्ट है ये और भी सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट करके बताना चाहिए, क्योंकि जो देश की गवर्नेंस है वो हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं रिलेटेड और इंटर रिलेटेड होती है। तो आई थिंक उन्हीं क्लासेस में और एक मास लेवल पे जाके थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और संवाद होने चाहिए और नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ें आपस में लोग समझें और उसको रिजॉल्व करें और उसकी अच्छाई को देखते वक्त उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। इसमें एक नीता, जस्ट टू ऐड व्हाट शी इज सेइंग, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिया और द सजेशंस टू द एकेडमिया यूनिवर्सिटीज, academic institutions, there are other platforms where the government machinery can do it. Say elections commission जिस तरीके से टेलीविज़न के माध्यम से सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज करती है टू एडुकेट द इलेक्टोरेट, ये एक लीगल एडुकेशन होता है जी।
इलेक्शन कमीशंस डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हायर करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरेट को बूथ पे लाएं, जी। पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन, द यंगर पॉपुलेशन। तो एक तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स, एकेडमिया दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया। तीसरा प्लेटफॉर्म हो गया कि न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट हो गए। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लेवल पे उसको परपेचुएट या प्रचार कर सकती है। एनजीओ जो गवर्नमेंट अलाइंड एनजीओ हैं या जो दूसरे एनजीओज हैं, वो दोनों इसका प्रचार कर सकते हैं, जिनका थीम स्पेसिफिक होगा इलेक्टोरेट एडुकेशन। So there are different platforms and different mechanisms to educate legally and educationally to bring electorate to the booth so that the democracy gets deepened. जी, तो ये तरीके हैं जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है और डेमोक्रेसी विल गेट डीपेंड इन तरीके से, जैसे कि प्रोफेसर हिमांशु बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रप्शन की जो बात मैंने की थी, यहाँ पर सिटीज़न इंगेजमेंट की कितनी ज़रूरत है और कैसे हो सकती है? बहुत ज़रूरत है सिटीजन इंगेजमेंट की, सारी ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी उसके बिना तो कोई मतलब नहीं रखता है। अभी देखें क्या हो रहा है साउथ दिल्ली के अंदर में, अगर म्यूनिसिपल इलेक्शंस देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग है वो 40s में आता है, 45, 47, 46, 48। देयर इज सो मच ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इंक्लूडिंग मिडिल क्लास के अंदर में या और भी लोग हैं जो बूथ पे नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है या अच्छा ट्रेंड नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप या गवर्नमेंट परफॉर्म करे तो इलेक्टोरेट को अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर ही नहीं होना पड़ेगा, बूथ पे आना पड़ेगा। ड्राइंग रूम तक केवल क्रिटिसिज्म के लिए, जिसे हम कहते हैं काउच डिस्कशन, वो नहीं, उनको सड़क पे आके, बूथ पे आके अपनी लीडरशिप, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चुननी होगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि नाउ सिंस द टेन्योर विल बी फिक्स्ड फॉर 5 years, सो इन ऑर्डर टू कीप द गवर्नमेंट ऑन द टेंटर हुक्स, द इलेक्टोरेट हैज टू कम आउट थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया हो, अगर सड़क की जरूरत पड़ती है तो सड़क पे आने की, स्ट्रीट्स पे, कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, PIL आजकल कोर्ट्स में काफ़ी आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, उसमें आप PIL डाल सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स द इलेक्टोरेट, इट्स द सिटीजन। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड द मीडियम्स, बट दे हैव टू बी यूज्ड टू कीप द गवर्नमेंट टू परफॉर्म, टू डिलीवर। बिल्कुल प्रोफेसर, एडिंग ऑन सर का, तो सिटीजनशिप एजुकेशन, यू नो, दिस इज वन वर्टिकल अगेन इन द एजुकेशन सेक्टर। तो सिटीजनशिप एजुकेशन आप कैसे अपनी एजेंसी बढ़ा सकते हैं एज अ सिटीजन, ये बताने की ज़रूरत है, एंड दिस विल लीड द पाथवेज फॉर, यू नो, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल प्रोफेसर हिमांशु, प्रोफेसर आरती, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।